मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्टेरिया। In the previous lecture of PGT Sociology Comteria, we will discuss about social differentiation and salient feature of differentiation. Now, before wasting the time, we will start our today's lecture. Distinction between स्ट्रैटिफिकेशन एंड डिफरेंशिएशन। स्तरीकरण और विभेदीकरण में अंतर। सामाजिक स्तरीकरण और सामाजिक विभेदीकरण दोनों ही समाज को समूहों में विभक्त करने की प्रक्रियाएं हैं। समाज की सर्वांगीण प्रगति के लिए दोनों ही प्रक्रियाएं आवश्यक हैं और इनमें आधारभूत अंतर भी हैं जिसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था भेदभाव पर आधारित होती है, इसमें संपूर्ण समाज अनेक छोटे बड़े स्तरों में विभाजित होता है और प्रत्येक को एक दूसरे की तुलना में ऊंचा या नीचा माना जाता है, कम या अधिक अधिकार मिले होते हैं। और इसके विपरीत सामाजिक विभेदीकरण एक समतल विभाजन है, अर्थात इसमें केवल व्यक्तियों और समूहों के बीच भिन्नता ज्ञात होती है। यह नहीं बताया जा सकता कि किसकी स्थिति ऊंची है और किसकी नीची। सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया सामाजिक स्तरीकरण की तुलना में अधिक स्पष्ट और सरल है। विभेदीकरण केवल उन्हीं आधारों पर होता है जिन्हें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जबकि स्तरीकरण का संबंध विशेष रूप से पक्षपातपूर्ण मनोवृत्तियों और प्रतिष्ठा की धारणा से है। इन विशेषताओं को स्पष्ट रूप से माप सकना बहुत ही कठिन है। इस प्रकार स्तरीकरण की प्रक्रिया अधिक जटिल है। सामाजिक स्तरीकरण एक जागरूक और जानबूझकर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य कुछ विशेष परिस्थितियों को धारण करने वाले लोगों को अधिकार, सुविधाएं और सुरक्षा प्रदान करना है। इसके विपरीत सामाजिक विविधीकरण एक स्वतः और स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होने वाली प्रक्रिया है, जिसका कभी भी योजनाबद्ध रूप से विकास नहीं किया जाता। सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया अवैयक्तिक है, जबकि स्तरीकरण की प्रक्रिया वैयक्तिक है। इसका अर्थ है कि विभेदीकरण के अंतर्गत व्यक्तियों और समूहों में भिन्नता तो प्रदर्शित होती है, पर उनमें परस्पर विरोध या संघर्ष नहीं होता। दूसरी ओर स्तरीकरण के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति या समूह दूसरे स्तर के व्यक्तियों या समूहों से प्रतियोगिता करने का प्रयत्न करता है, जिससे परस्पर विरोध उत्पन्न होता है। इसलिए एक स्तरीकृत व्यवस्था में सामाजिक संघर्षों की मात्रा अधिक होती है। सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रिया तब तक संभव नहीं होती जब तक कि समाज की विभाजित इकाइयों में स्थिरता न हो, क्योंकि इस स्थिरता के आधार पर ऊंच नीच की भावना को जीवित रखा जाता है, जो कि सामाजिक स्तरीकरण की एक आवश्यक तत्व है। इसके विपरीत सामाजिक विभेदीकरण के लिए स्थायी समूहों का होना अनिवार्य नहीं होता है। सामाजिक स्तरीकरण की तुलना में सामाजिक विभेदीकरण की प्रक्रिया अधिक प्राचीन है और विभेदीकरण समाज को व्यवस्थित रखने की आवश्यकता अनुभव की जाती है। साधारणतः सामाजिक स्तरीकरण का संबंध उपयोगिता से है। इसके द्वारा योग्य और कुशल व्यक्तियों को उच्च पद और अधिक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जबकि सामाजिक विभेदीकरण उपयोगिता के आधार पर नहीं किया जाता है। सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार। प्राणीशास्त्रीय आधार। समाज का स्तरीकरण प्राणीशास्त्रीय आधार पर भी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख आधार सम्मिलित किए जा सकते हैं, जैसे आयु, प्रजाति, लिंग। दूसरा है सामाजिक आधार। मानव समाजों में सामाजिक आधारों पर स्तरीकरण तो भिन्न दिशाओं में विकसित हुआ प्रतीत होता है, यद्यपि दोनों एक दूसरे में बहुधा समाज हैं और इन दो प्रकारों के स्तरीकरण के प्रमुख आधारों को क्रमशः जातिगत आधार और अजातिगत आधार कह सकते हैं। तीसरा है आर्थिक आधार।
सामाजिक स्त्रीकरण का तृतीय प्रमुख आधार आर्थिक आधार है। राजनीतिक आधार चौथा है। राजनीतिक सत्ता के आधार पर स्त्रीकरण प्रायः विश्व के सभी समाजों में दृष्टिगोचर होता है। पांचवां है धार्मिक आधार। रोमन कैथोलिक चर्च का एक विश्वव्यापी संस्करण है जिसके शीर्ष पर पोप है। के साथ ही साथ सांस्कृतिक आधार जैसे भाषा, बौद्धिक कुशलता, कलात्मक कुशलता आदि आधारों पर भी समाज का स्तरीकरण दृष्टिगोचर होता है। सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप। समाजशास्त्र में स्तरीकरण के स्वरूपों पर विभिन्न दृष्टियों से विचार हुआ है। मैक्स वेबर ने इन्हें वर्ग, परिस्थिति, समूह और शक्ति में विभाजित किया है। ऐतिहासिक और संरचनात्मक दृष्टि से बोटोमोर स्तरीकरण के निम्नलिखित 4 प्रकारों पर बल देते हैं: दासता, स्टेट, जाति और सामाजिक वर्ग। कास्ट सिस्टम। जाति अंग्रेजी के कास्ट का हिंदी पर्यायवाची शब्द है जो कि पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है जिसका अर्थ प्रजाति, जन्म या भेद होता है। हिंदी का जाति शब्द संस्कृत भाषा की जन धातु से बनता है जिसका अर्थ उत्पन्न होना व उत्पन्न करना है। जाति शब्द का सर्वप्रथम उपयोग सन 1665 में ग्रेसिया डी ओर्टा ने किया था। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जाति शब्द का प्रयोग विभिन्न रूपों में किया है। जाति की निम्नलिखित परिभाषाओं के अनुसार जब व्यक्ति की स्थिति पूर्व निश्चित होती है, जब व्यक्ति अपनी स्थिति में किसी भी प्रकार के परिवर्तनों की आशा लेकर उत्पन्न नहीं होता, जब व्यक्ति समूह या वर्ग जाति के रूप में स्पष्ट होता है। ये परिभाषा मैकाइवर और पेज ने दी थी। जाति एक सामाजिक समूह है जिसकी 2 विशेषताएं हैं। जाति की सदस्यता से पुण्य व्यक्तियों तक सीमित है जो कि उस जाति के सदस्यों से ही पैदा हुए हैं और इस प्रकार उत्पन्न होने वाले सभी व्यक्ति एक जाति में आते हैं। दूसरा है जिसके सदस्य एक निश्चित सामाजिक नियम के द्वारा अपने समूह के बाहर विवाह करने से रोक दिए जाते हैं। ये सभी बातें केतकर ने कही थी। जाति एक बंद वर्ग है, ये मजूमदार और मदान ने कहा है। एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते। अन्य जाति के व्यक्तियों के साथ भोजन करने, पानी के संबंध में इसी प्रकार से कुछ कम कठोर नियम रहते हैं। अनेक जातियों के कुछ निश्चित व्यवसाय होते हैं। जातियों में संस्तरणात्मक श्रेणियाँ होती हैं। मनुष्य की जाति का निर्णय जन्म से होता है। यदि व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करने के कारण जाति से न निकाल दिया जाए तो एक जाति से दूसरी जाति में परिवर्तन होना संभव नहीं है। यह एन के दत्ता ने कहा है। जाति जन्म पर आधारित वह महत्वपूर्ण समूह है जिसकी सदस्यता जन्म पर आधारित होती है और अपने सदस्यों के व्यवसाय, विवाह, खान पान आदि पर कुछ निश्चित प्रतिबंध लगाती है। जाति समाज का ऐसा खंडात्मक विभाजन है जो कि आनुवंशिकता पर आधारित रहकर अपने सदस्यों के व्यवसाय, खान पान, विवाह पर निश्चित स्थिति में रोक लगाती है। जाति की विशेषताओं को अपने अपने ढंग से स्पष्ट करने का प्रयास किया। ए के दत्ता, किंग्सले डेविस और घुरिये ये प्रमुख हैं। ए के दत्ता ने जाति की विशेषताएं बताई हैं कि जाति का कोई भी सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकता। प्रत्येक जाति में भोजन और खान पान संबंधी प्रतिबंध अवश्य होते हैं। जाति के पेशे प्रायः निश्चित होते हैं। सभी जातियों व उपजातियों में ऊंच नीच का एक संस्करण पाया जाता है जिसमें ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च रहता है। जन्म के साथ ही जाति की सदस्यता व्यक्ति को जीवन पर्यंत के लिए प्राप्त हो जाती है, लेकिन जाति नियमों के विपरीत कृत्यों को करने से उसकी सदस्यता समाप्त भी की जा सकती है। घुरिये ने अपनी सुप्रसिद्ध कृति जाति, वर्ग और व्यवसाय में जाति की विशेषताओं को स्पष्ट किया है कि समाज का खंडनीय विभाजन। पहला विशेषता है जाति व्यवस्था समाज को विभिन्न खंडों या भागों में विभक्त कर देती है
और प्रत्येक खंड या भाग अनेक उपखंडों या उपभागों में विभक्त हो जाता है। प्रत्येक खंड व उपखंड के सदस्यों की स्थिति, पद, कार्य आदि निश्चित रहते हैं। इसमें व्यक्तियों की निष्ठा, प्रेम व सहानुभूति अन्य जाति की अपेक्षा अपनी जाति में अधिक होती है। अतः स्पष्ट है कि संपूर्ण समाज विभिन्न खंडों और उपखंडों में विभक्त हो जाता है। संस्तरण जाति व्यवस्था के अंतर्गत विभिन्न जातियों में एक संस्तरण या ऊंच नीच के क्रम या उतार चढ़ाव के क्रम देखने को मिलते हैं। संस्तरण में परिवर्तन धन, संपत्ति या प्रतिष्ठा के आधार पर संभव नहीं होता, क्योंकि जाति एक बंद वर्ग का रूप है। भोजन और सहवास पर प्रतिबंध जाति व्यवस्था की एक विशिष्ट विशेषता है। प्रत्येक जाति का ऐसा नियम होता है कि दूसरी जाति के सदस्यों के हाथ का बना भोजन निषिद्ध रहता है। नागरिक और धार्मिक निर्योग्यताएं और प्रतिबंध घुर्रियों के अनुसार तत्कालिक समाज में ब्राह्मणों को तथाकथित उच्च मानते हुए सर्वाधिकार प्रदान किए और दलितों पर धार्मिक निर्योग्यता ला दी गई। व्यवसाय के चयन का अभाव जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति के व्यवसाय या पेशे पूर्व निर्धारित या परंपरागत होते थे। इनमें परिवर्तन करने का अधिकार किसी को भी नहीं दिया जाता था। समाज अपने सदस्यों से आशा करता था कि वे जाति व्यवस्था द्वारा निर्धारित व्यवसाय या पेशे को ही करें, जिनमें समाज की व्यवस्था किसी प्रकार का व्यवस्था न आए। विवाह संबंधी प्रतिबंध प्रत्येक जाति में इस नियम का कठोरता से पालन किया जाता है। इसके सदस्य अपनी ही जाति में विवाह संबंध स्थापित करें। इस रूप में जाति अंतर्विवाही समूह का प्रतिनिधित्व करती है। विवाह संबंधी प्रतिबंध सभी जातियों में, चाहे वह उच्च जाति की हो या निम्न, निश्चित रूप से पाया जाता है। उपरोक्त विशेषताएं जाति की परंपरागत विशेषताएं वर्तमान परिस्थितियों में ये परिवर्तित होती जाति व्यवस्था के कारण इसकी विशेषताएं भी बदल रही हैं। इसलिए आवश्यक है कि जाति व्यवस्था पर पुनः सूक्ष्म अध्ययन और विश्लेषण करना चाहिए। आधुनिक समय में समाज के सभी नागरिकों, चाहे वे किसी भी जाति के सदस्य क्यों न, उन्हें समान अधिकार है। वे अपनी इच्छा और स्वेच्छानुसार व्यवसाय का चयन कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। निम्न जाति के सैकड़ों व्यक्ति आज उच्च पदों पर कार्यरत हैं। इसी प्रकार बहुत से उच्च वर्ग या जाति के सदस्यों ने भी अपना व्यवसाय और पेशा बदल लिया है। विवाह संबंध भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। प्रतिवर्ष प्रेम विवाह, अंतर्जातीय विवाहों की बढ़ती संख्या स्पष्ट करती है कि विवाह संबंधी जाति प्रतिबंध टूटते जा रहे हैं। किंतु धैर्य द्वारा प्रस्तुत जाति की विशेषताएं ग्रामीण अंचलों में आज भी देखने को मिल जाती है, किंतु नगरीय क्षेत्रों में तो तेजी से जाति व्यवस्था परिवर्तन के पथ पर चली पड़ी है। कास्ट सिस्टम जाति प्रणाली जाति एक ऐसे स्तरीकृत संबंध को व्यक्त करती है जिसमें व्यक्ति जन्म लेता है और जिसमें व्यक्ति का स्थान, उससे संबद्ध अधिकार और दायित्व का समूह विशेष के जन्म के आधार पर निर्धारण होता है। व्यक्तिगत गुणों और उपलब्धियों के आधार पर जाति द्वारा प्रदत्त स्थिति में परिवर्तन संभव नहीं है। संस्तरण की यह प्रणाली हिंदू सामाजिक व्यवस्था का आधार है। फ्रेंच समाजशास्त्री ड्यूमा के अनुसार जाति प्रणाली का मुख्य आधार शुद्धता और प्रदूषण की अवधारणा है। शुद्धता की कसौटियों पर जो अधिकतम शुद्ध है उसे सामाजिक स्तरीकरण के स्थान क्रम में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है। जिन समूहों में शुद्धता के तत्व कम पाए जाते हैं उन्हें पदानुक्रम में निम्न श्रेणी प्राप्त होती है। शुद्धता का आधार वांछित विधान, आचरण, खान पान और छुआछूत के नियमों का पालन है। हिंदू धर्म की आरंभिक अवस्था में संपूर्ण समाज का विभाजन ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन 4 वर्णों में हुआ है। जाति के गुण वर्तमान में जाति व्यवस्था की कितनी ही आलोचना क्यों न की जाए, किंतु इसने भारतीय समाज को संगठित रखकर व्यवस्थित रूप से व्यक्ति के पद और कार्यों को सुनिश्चित किया है। जाति व्यवस्था ने हमारे समाज को जितनी लंबी अवधि तक प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रित रखा और वैसी अन्य कोई व्यवस्था नहीं कर सकी। जाति व्यवस्था ने व्यक्ति और समाज के लिए इतने महत्वपूर्ण कार्य किए हैं कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता है। और जाति के कार्य को हम स्पष्ट कर सकते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में जाति के कार्य, जाति समुदाय के लिए जाति के कार्य और सामाजिक जीवन में जाति के कार्य। जाति के कार्य गुण व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण। जाति प्रथा के कारण व्यक्ति की सामाजिक स्थिति का निर्धारण जन्म से ही हो जाता है।
जाति के कार्यों की समीक्षा करते हुए J.H. हट्टन कहते हैं कि जाति व्यवस्था व्यक्ति को उसके जन्म से ही निश्चित सामाजिक स्थिति प्रदान करती है, जिसमें निर्धनता, संपत्ति और सामाजिक क्षेत्र में सफलता असफलता कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकती। J.H. हट्टन ने लिखा है। व्यवसाय का निर्धारण जन्म से ही व्यवसाय का निर्धारण जाति व्यवस्था के कारण हो जाता है। वह व्यर्थ की प्रतियोगिता से सिर्फ बच ही नहीं जाता है, बल्कि चिंता मुक्त रहता है कि जन्म से ही उसे पैतृक व्यवसाय से संबंधित ज्ञान मिलना प्रारंभ हो जाता है, जिससे परिपक्वता आने तक वह उस व्यवसाय में दक्षता प्राप्त कर लेता है। मानसिक रूप से सुरक्षित जाति व्यवस्था के कारण ही व्यक्ति अपने आप को मानसिक रूप से सुरक्षित समझता है। मानसिक सुरक्षा में स्थिरता तब आती है जब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन शनय शनय आते हो। जाति व्यवस्था के कारण व्यक्ति के जीवन में सब कुछ पूर्व नियोजित रहता है, जिससे उसे व्यर्थ के कष्ट नहीं उठाने पड़ते हैं। यदि व्यक्ति के जीवन में बार बार उतार चढ़ाव आता है तो वह व्यक्ति मानसिक रूप से कभी सुरक्षित नहीं रह सकेगा। जाति व्यवस्था उसे मानसिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम और भी बिंदु, जीवन साथी के चुनाव में सहायक, सामाजिक सुरक्षा, व्यक्ति के व्यवहारों पर नियंत्रण, जाति व्यवस्था के कार्य, अवगुण और दोष, अप्रजातांत्रिक श्रमिकों की गतिशीलता में बाधक, सामाजिक प्रगति में बाधक, सांस्कृतिक विकास में बाधक, व्यक्तित्व के विकास में बाधक, सामाजिक समानता में बाधक, आर्थिक विकास में बाधक, राष्ट्रीय एकता में बाधक और धर्म परिवर्तन, विवाह का सीमित क्षेत्र और जाति व्यवस्था के परिवर्तित प्रतिमानों के बारे में चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कॉम्टेरिया यूट्यूब पर बिल्कुल निःशुल्क है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कॉम्टेरिया लेक्चर्स को शेयर करें। पीजीटी सोशियोलॉजी और जीआईसी प्रवक्ता सोशियोलॉजी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर्स चल रहे हैं। पूरी सोशियोलॉजी को मैं ख़त्म कराऊंगा। बहुत ही ध्यान से, रोचक तरीके से लेक्चर्स को सुनते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कॉम्टेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जमकर लड़ा नहीं। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। कॉम्टेरिया के लेक्चर्स को नियमित देखते रहें। कॉम्टेरिया लेक्चर्स को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।